Ankit Patel and today we are going to study about biodiversity and conservation part 2. हम लोग ने पार्ट 1 में देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसको एग्जैक्टली बोलते हैं. वी सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स, एक्चुअली डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो हम लोग ने इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है. At the world level क्या है biodiversity, at India level what is biodiversity, we have seen all these aspects, right? Now in this video we are going to study about what is pattern of biodiversity. भाई ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में हर जगह पर same diversity of plants and animals and all the living organisms are there. भाई कुछ जगह पर ज्यादा है तो कुछ जगह पर कम है. So on what pattern this depends on, that we are going to study in this video. And with that means with patterns of biodiversity, we are going to study about importance of biodiversity, right? तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो पैटर्न्स में देख लेते हैं कि पैटर्न्स कैसे कैसे हो सकते हैं. लैटिट्यूडनल हो सकता है, एल्टीट्यूडनल हो सकता है ना, कहीं पर हाइट कम है, ज्यादा है. Then it can be geographical, it can be topographical. Topographical मतलब कहीं पर hills है, mountains है, कहीं पर plain है, कहीं पर plateau है, कहीं पर basin है, like all these things, different kind of topographies. Humidity gradient, etc. So on this, depending on what kind of pattern the place is having. क्या latitudinal, क्या latitude है, क्या altitude है, humidity कैसा है, ये सब पर depend करता है कि वहां पर biodiversity ज्यादा होगा या कम होगा, राइट? सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बायोडाइवर्सिटी पैटर्न जितने भी पैटर्न पर डिपेंड करता है उसमें सबसे ज्यादा जो पैटर्न अफेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल पैटर्न्स, राइट? लैटिट्यूडनल पैटर्न्स के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इट इज डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूडनल पैटर्न द मोस्ट, राइट? सो लेट्स स्टडी अबाउट लैटिट्यूडनल पैटर्न. आप इक्वेटर के नजदीक जैसे जैसे जाओगे ना बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, और आप पोलर रीजन में जाओगे तो वहां पर जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी, राइट? सो हियर व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन और टुवर्ड एट द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन मींस बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, गुजरात से पास होता है. एंड अनदर वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो दोनों ट्रॉपिक के बीच का जो रीजन है इन विच इक्वेटर is also lying, right? That region is called tropical region. उसके ऊपर वाला रीजन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन. और सबसे एट द पोलर साइड द रीजन इज देयर व्हिच इज कॉल्ड पोलर रीजन. तो अगर हम लोग ये तीन रीजन में देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रीजन में. देन इन टेम्परेट रीजन बायोडाइवर्सिटी इज मॉडरेट एंड एट द पोलर रीजन इट इज लेस्ट. Understood? So that is how biodiversity have its own pattern according to latitudinal gradients. अगर हम लोग कुछ facts, कुछ examples देख ले तो a country like Colombia which is present near the equator have 1400 species of birds. 1400 species of birds. जबकि हम लोग ऐसे एक कंट्री की बात करें, चलो स्टेट ले लेते हैं, न्यूयॉर्क, स्टेट लाइक न्यूयॉर्क which is present at 41 degree north in USA, means it is in temperate region. अगर वो रीजन की बात करें तो it is having 105 species of birds. And if we talk about a country which is lying in Greenland, तो ग्रीनलैंड की अगर बात करते हैं which is at 71 degree north polar region, it is having just 56 species of birds. तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है when we are going from equatorial region or tropical region to the polar region. ठीक है. Now the country like India which is present between, वो ट्रॉपिकल रीजन में भी है, थोड़ा सा टेम्परेट रीजन भी है. तो ऐसा एक कंट्री जो है हमारा कंट्री, राइट, इट इज हैविंग 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. अंडरस्टूड? हम लोग अगर देखें गुजरात से नीचे वाला जितने भी रीजन है, all that region is lying in tropical region. So we have tropical region as well as temperate region, right? And because we are having tropical region, we are having these many species of birds. Now if we talk about a country like, means those countries which are present near the equator, right, like Ecuador. तो ये कंट्री में अगर हम लोग वेस्कुलर प्लांट देखें, वेस्कुलर प्लांट्स मींस दोस प्लांट्स व्हिच आर हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज, xylem and phloem, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. दीज प्लांट्स, ये प्लांट्स का बायोडाइवर्सिटी 10 टाइम्स ज्यादा है किससे? द प्लेसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, राइट? सो दिस इज हाउ biodiversity is distributed according to the regions, according to the latitude, right? और अगर कुछ Amazonian forest की बात करें which is lying near the equator, which is lying in the
आई मीन इक्वेटर उसी से साथ पास हो रहा है, राइट, विच इज लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। अगर उसमें कुछ फैक्ट्स की बात करें, उसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें, तो इन अमेजोनियन फॉरेस्ट प्लांट स्पीशीज आर मोर देन 40,000 mammals are 427, birds are 1300, reptiles are 378, amphibians 427, fishes 3000, and invertebrates are around 1,25,000 species. तो इतनी species diversity है in Amazonian rainforest. Now, why there is so much difference in biodiversity according to latitudinal gradients? क्यों इतना difference है? तो कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और कुछ इकोलॉजिस्ट है, दे हैव गिवन सर्टेन हाइपोथेसिस। वी विल टॉक अबाउट फ्यू हाइपोथेसिस अमंग देम। तो चलो बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 रीजन तो हम लोग ने देखे, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। We will not talk about polar region because we know that polar region have extreme kind of environment. So obviously this extreme environment is not that much supporting to the living organism, different species to thrive over there. राइट तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक्चुअली बात नहीं करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन को, कि क्यों बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा नहीं अलग अलग है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला रीजन यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज टेम्परेट रीजन हैव अंडरगॉन ग्लेशिएशन फ्रीक्वेंटली। ग्लेशिएशन का मतलब है यहाँ पर बर्फ बहुत टाइम से बना हुआ है। और बायोडाइवर्सिटी कब होता है, बायोडाइवर्सिटी कब ज्यादा होता है, जब स्पीशिएशन बहुत ज्यादा होता है, जब स्पीशिएशन इज हाईली सपोर्टेड। स्पीशिएशन मतलब इवोल्यूशन ऑफ वन स्पीशीज फ्रॉम दी अनदर। अब ग्लेशिएशन अगर बार बार हो रहा है तो इट इज नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बर्फ ज्यादा बन रहे हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अच्छे से थ्राइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ये अच्छे से यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर कम एनिमल्स सरवाइव कर पा रहे हैं तो स्पीशिएशन भी कम होगा एनिमल्स और प्लांट्स में, और इन शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत कम होगा। सो फर्स्ट रीजन इज फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन टेम्परेट रीजन्स, राइट। ट्रॉपिकल रीजन में ग्लेशिएशन होता ही नहीं है। तो और ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट भी कैसा होता है, इट इज जनरली हैविंग वार्म क्लाइमेट एंड ह्यूमिडिटी इज मोर ओवर देयर। तो ये कंडीशन एकदम फेवरेबल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू थ्राइव। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी कभी अच्छे से होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर फाइंडिंग देयर सुटेबिलिटी ओवर दिस रीजन। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज विल सर्वाइव ओवर हियर, सो उनमें इवोल्यूशन भी होगा तो और भी ज्यादा स्पीशीज बन सकते हैं यहाँ पर, और भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। Right, so this is one of the reason why tropical region is having higher biodiversity than the temperate region. And second reason is unpredictable weather, climatic fluctuation, temperature fluctuation. Right, ये सब है ना temperate region में ज्यादा है than the tropical region. अगर टेम्परेट रीजन में ये सब ज्यादा है तो टेम्परेट रीजन में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट, मतलब उनको भी यहाँ पर स्वीटनेस नहीं मिलेगा, है ना। इतना सारा फ्लक्चुएशन है, वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल है। वेयर इज इन ट्रॉपिकल रीजन में ये सब कुछ नहीं होता है भाई। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इतना क्लाइमेट वेदर अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है, क्लाइमेट में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, टेम्परेचर का रेंज भी यहाँ पर कम होता है। सो इवन दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर to thrive, they can survive best or they can thrive best in the tropical region, right? तो ये और एक रीजन है कि भाई why tropical region have higher biodiversity than the temperate region. And last reason is कि भाई यहाँ पर देखो इक्वेटर में सनरेज जो आ रहे हैं ना वो सबसे they are least tilted, है ना। तो लीस्ट टिल्टेड है तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स भी सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा हो रहा है मतलब क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है पर एरिया, है ना, मतलब लीफ ब्लेड में। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अब सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स, बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मोस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन एंड दैट्स व्हाई हेटेरोट्रॉप्स विल बी द हाईएस्ट इन दी ट्रॉपिकल रीजन। तो ये और एक रीजन है कि भाई लाइफ को, और आई मीन ट्रॉपिकल रीजन इज सपोर्टिंग लाइफ मोर इन द ट्रॉपिकल रीजन देन इन द टेम्परेट रीजन। तो
तो जहां पर लाइफ को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है वहां पर हम लोग को डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा मिलेगी। अंडरस्टूड? एंड दैट इज द रीजन why tropical region have higher biodiversity. So we have discussed about a reason, that is latitudinal gradients on which biodiversity depends. तो यहाँ पर हम लोग और एक फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं. We will talk about one more reason why there are different biodiversity in different regions, right? That is species area relationship. अब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट करके एक जर्मन नेचुरलिस्ट है और एक जियोग्राफर है, ये दोनों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही हैं. तो ये इन्होंने जब साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था, व्हाट ही फाउंड दैट विद द मोर एरिया एक्सप्लोर्ड ही वाज ऑब्जर्विंग मोर नंबर ऑफ स्पीशीज. मतलब जितने एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं उतनी ज्यादा स्पीशीज मिल रहे हैं. तो ही फाउंड अ रिलेशन बिटवीन एरिया एंड स्पीशीज. और अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इफ वी प्लॉट दिस रिलेशन इन द ग्राफ, we will get a rectangular hyperbola. हम लोग को एक rectangular hyperbola मिलेगा, right? And this relation is up to certain extent. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एरिया बढ़ाते रहो स्पीशीज ऐसे बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है. That's why we are getting rectangular hyperbola. और अगर इसको हम लोग लॉगरिथमिक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, लॉग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, then we will get a straight line. So this is an interesting phenomena. एक particularly वे से ये increase हो रहा है. Species richness is increasing with the increase in area. It is a very important research, right, that we got from findings of Alexander von Humboldt. अब अगर इसका हम लोग कुछ फॉर्मूला निकाले तो फॉर्मूला would be like this: S equals to C A power Z. S equals to C into A power Z. And if we put this in log, then log of S equals to log of C plus Z into log of A. अब ये S क्या है, C क्या है, A क्या है और Z क्या है. तो S is simply species richness, कि species diversity कितनी है. फिर C लेते हैं तो C is nothing but Y intercept. Y एक्सेस पर एक इंटरसेप्ट होता है, उसको लेते हैं हम लोग C. And A is for area. And now what is Z? This is very important. ये Z क्या है? This Z is slope of the line, right? Slope of the line or regression coefficient. अब ये regression coefficient क्या होता है? This regression coefficient is surprisingly same. It is in very narrow range, regardless of taxonomic categories and different regions, right? I mean, regardless of regions or taxonomic categories. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि प्लांट्स ऑफ इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मॉलस्क्स इन न्यूयॉर्क स्टेट. अगर ये सारे अलग अलग टाइप के स्पीशीज का हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखें तो इट इज ऑलमोस्ट सेम. अमेजिंगली इट इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से जो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली ये बताता है, इट इज एक्चुअली शोइंग रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया. बट इफ यू टॉक अबाउट अ ह्यूज एरिया दैट इज अ कॉन्टिनेंट, तो यहां पर हम लोग को कुछ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बहुत ही स्टीपर मिलता है, कुछ अलग ही यहां पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट फ्रूगिवरस बर्ड्स एंड फ्रूगिवरस मैमल्स among different countries near the equator, which is lying near the equatorial region, their regression coefficient is much steeper. That is, उनका regression coefficient का value है 1.12, much higher than the normal regression coefficient that we have talked about. Plants in Britain and birds in California, mollusks in New York State, उनसे तो कुछ बहुत ज्यादा ही है. ठीक है, हम लोग ने बात की थी ना कि जनरली 0.1 to 0.2, यहाँ पर तो 1.12, तो बहुत ज्यादा हम लोग को मिलता है. इफ वी इंक्रीज एरिया, आई मीन एरिया अगर बहुत ज्यादा हो तब. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ patterns of biodiversity. Now we will start importance of biodiversity in ecosystem. ठीक है, इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है भाई? क्या होगा अगर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है? क्या इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा कोई भी एक इकोसिस्टम में अगर उसमें स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है. इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, मोर प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस, alternate pathways, and it will improve health of ecosystem also, right? It will help in maintaining health of ecosystem, not improving but maintaining health of ecosystem. Understood? So these are the importance, these are the advantages of having higher species richness in an ecosystem, for ecosystem.
राइट। अब यहाँ पर हम लोग 3 चीजें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग फॉर द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज इकोसिस्टम विच आर हैविंग हायर स्पीशीज रिचनेस, ये इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ईयर टू ईयर स्टेबल रहते हैं तो इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा। सब इकोलॉजिकल रोल्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा का वैसा रहेगा। तो जैसे एक इकोसिस्टम होता है वो वैसा का वैसा रहेगा, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अंडरस्टूड? स्टेबल प्रोडक्टिविटी मीन्स स्टेबल इकोसिस्टम। Second, we will talk about resilience or resistance. I should say resilience. Resilience एक provide करता है for any occasional, natural और artificial disturbance. कि भाई कोई disturbance create हुआ तो उसके against में एक resilient create करेगा. Understood? This species richness. क्योंकि अगर कोई एक स्पीशीज को कुछ बहुत अच्छे से हार्म हुआ है, उसका पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हुआ है, तो वही इकोलॉजिकल नीचे में कोई और स्पीशीज भी होगा। इफ स्पीशीज रिचनेस इज हायर देन दिस प्रोबेबिलिटी विल बी हायर कि वही इकोलॉजिकल रोल में, इकोलॉजिकल नीचे में कोई और ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। राइट? फूड, टू हैव फूड वेब इज मच मोर प्रेफरेबल टू हैव जस्ट अ सिंगल फूड चेन, है ना। तो क्या होगी कि भाई फूड वेब है तो ऑप्शंस, कोई एक एनिमल के पास ऑप्शंस ज्यादा होगा। इफ नॉट दिस प्लांट देन दिस प्लांट, और इफ नॉट दिस एनिमल देन दिस एनिमल। ये कब हो सकता है? जब स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हो और अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हो तो इकोसिस्टम को एक रेजिलियंस मिल सकता है कि भाई इकोसिस्टम, ये जो भी एनिमल है, प्लांट है, वो लोग कुछ ज्यादा, उनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है उनका कुछ, उनमें कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। Understood? And third one is resistance to invasion of alien species. Because here huge number of species are there, so every ecological role or every ecological niche would be occupied by some or the other organisms. Right? यहाँ पर कोई भी जगह ऐसा खाली नहीं रहेगा। For example, अगर हम लोग बात करें कि चलो फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए, तो यहाँ पर जो हाइट एरियाज है वो लोग ने, मतलब वो हाइट वाले एरियाज ऑक्यूपाइज किए होंगे, हाइट वाले रीजन ऑक्यूपाई किए होंगे। टाला प्लांट ने फिर जो हर्ब्स है उन्होंने नीचे वाला एरिया ऑक्यूपाई किया होगा जहां पर थोड़ा कुछ भी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट मिल रहा है तो वहां से ले लेंगे। लाइकवाइज every ecological role or niche would be occupied by some or the other organisms, so no more space would be available to occupy, no more ecological roles or niche would be available to occupy by any other kind of species which does not belongs to this ecosystem. Understood? So this is the third reason why how species richness or diversity is helping in keeping or maintaining stability of ecosystem. और डेविड टिलमैन के लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग को ये पता चलता है कि भाई स्पीशीज रिचनेस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग हायर प्रोडक्टिविटी एंड फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ बायोडाइवर्सिटी इज influencing stability of ecosystem. Now let's study about how biodiversity is influencing ecosystems health. Right? तो अगर इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई स्पीशीज, अगर कोई इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कुछ ज्यादा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा है, तो ऑल इकोलॉजिकल रोल्स और नीचेस वुड बी ऑक्यूपाइड. राइट? तो वहां पर हर एक इकोलॉजिकल रोल ऑक्यूपाइड है. तो कुछ अगर स्पीशीज वहां से एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं तो इट विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस टू दिस इकोसिस्टम्स. राइट? फॉर एग्जाम्पल, if few species of tree frog species would be extinct from Western Ghats, then it will not make a huge difference. Or tree frog species नहीं तो ant species, some 15,000 to 20,000 species of ants अगर वहां से extinct हो जाते हैं तो it will not create much difference in Western Ghats. कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वहां पर इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा स्पीशीज है, वो पर्टिकुलर इकोलॉजिकल रोल या इकोलॉजिकल नीचे के लिए बहुत ज्यादा स्पीशीज है. अंडरस्टूड? बट इफ this species, if extinction of species would be much higher, बहुत ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे थे, obviously it will make a huge problem.
Understood? Even this extinction can cause problem to us also, to humans also. कैसे कि भाई अगर स्पीशीज बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा, इकोसिस्टम वुड नॉट बी दैट मच स्टेबल, उनके हेल्थ में फर्क पड़ेगा, और इकोसिस्टम अच्छे से सस्टेन नहीं हो पा रहा है अपने से, देन इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑल ओवर द अर्थ। और अर्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे प्लैनेट में कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ में भी डिफरेंस आएगा, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंस आएगा। Quality of life means how much oxygen we are getting from the air, what kind of water we are getting, right? तो ये सब quality of life में आता है। तो हमारे quality of life में भी फर्क पड़ेगा, quality of life में फर्क पड़ेगा तो हमारे health में भी फर्क पड़ेगा। So it is also important for us, not directly but indirectly। यही थियोरी को बहुत अच्छे से समझाया है पॉल अर्लिच ने by giving Rivett-Popper hypothesis। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा हाइपोथेसिस दिया है कि अगर कोई प्लेन में कुछ पैसेंजर बैठे हैं, पैसेंजर प्लेन में कुछ अगर रिवेट को हम लोग पॉप आउट कर लेते हैं, अगर पैसेंजर्स कुछ रिवेट को पॉप आउट कर देते हैं तो इट विल नॉट क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस टू द प्लेन। बट जब सारे पैसेंजर एक एक रिवेट निकालेंगे या फिर एक ह्यूज नंबर ऑफ रिवेट्स वुड बी पॉप्ड आउट, इफ then it will obviously create a huge problem in the flying of plane। ठीक है, तो प्लेन में काफी कुछ फर्क आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं है, इकोसिस्टम में कुछ इकोलॉजिकल नीचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द अदर्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने, पॉल अर्लिच ने ये चीज को भी यहाँ पर एक अलग, यही हाइपोथेसिस में एक अलग तरीके से समझाया है कि अगर पैसेंजर प्लेन में पैसेंजर्स अपने सीट के रिवेट को अगर पॉप आउट करते हैं तो अगेन इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू फ्लाइंग ऑफ द प्लेन, बट इफ दिस पॉपिंग आउट ऑफ रिवेट इज अकरिंग टू दी विंग्स ऑफ प्लेन, अगर प्लेन की जो विंग्स है उसमें से रिवेट को पॉप आउट किया जाता है तो ऑब्वियसली प्लेन में प्रॉब्लम आएगा ही। तो दिस काइंड ऑफ थियोरी, आई मीन बाय रिलेटिंग दिस थियोरी विद दिस हाइपोथेसिस, Paul Ehrlich have explained ecosystem health which is influenced by species diversity. So this was importance of biodiversity in ecosystem। तो यहाँ पर हम लोग ने दो टॉपिक आज पढ़े हैं, one is biodiversity pattern and another one is importance of biodiversity in ecosystem। तो hope you have enjoyed this video, hope you have learned from this video। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए and please like this video।